यूरिया और तब जो हम करने वाले हैं दैट इज यूरिया साइकिल का इंट्रोडक्शन। यूरिया साइकिल जो है वो मेटाबॉलिक पाथवे नाइट्रोजन डिस्पोजल मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को जब हम डिस्पोज करने वाले हैं, एक्सक्रीट करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करने वाले होते हैं, तो उनके पास होता है अमोनिया, टॉक्सिक अमोनिया होता है। हमें इस टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट करना होता है इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया। उस पूरे प्रोसीजर को, उस पूरे रिएक्शंस को, सीरीज ऑफ रिएक्शंस को हम कहते हैं यूरिया साइकिल। ठीक है, अब होगा ये कहाँ कहाँ पर, इसकी सेल में साइड के है। इसके पहले दो स्टेप्स जो होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, रिमाइंडर ऑफ द स्टेप्स जो होंगे इसके साइटोसॉल में होंगे। कौन से ऑर्गन में होगा ये सिर्फ और सिर्फ लिवर में होगा। बाद में रीज़न भी बताऊंगा कि ये लिवर में सिर्फ क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं यूरिया के बारे में खुद। तो यूरिया जो है वो एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, मतलब कि प्रोटीन इंजेस्ट होगा, मेटाबोलाइज होगा, उसके अमाइनो एसिड वगैरह मेटाबोलाइज होंगे, फाइनली ब्रेक डाउन होकर प्रोटीन का जो अमाइनो ग्रुप है स्पेसिफिकली वो यूरिया बनाएगा। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज यूरिया। अब यूरिया खुद उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये स्ट्रक्चर है उसका। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है एंड देन यहाँ पर दो अमाइनो ग्रुप्स हैं। तो जब हमारा अमाइनो दो ग्रुप्स हैं तो एक अमाइनो ग्रुप हमारा फ्री अमोनिया से आता है जो मौजूद है वैसे ही। ठीक है, दूसरा जो अमोनिया है हमारा वो आता है एस्पार्टिक एसिड से, सही है। एंड देन फाइनली जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिया साइकिल। और जब यूरिया साइकिल का पाथवे डिस्कस कर लेते हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यूरिया किन किन चीज़ों से बनता है और वो चीज़ें कहाँ कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं। पहले कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा था, अमाइन ग्रुप दो अमाइन ग्रुप थे, एक फ्री अमोनिया से आ रहा था, दूसरा हमारे पास एस्पार्टिक एसिड से आ रहा था। ठीक है, तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में कार्बोनाइल ग्रुप फ्री कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, अमाइन ग्रुप फ्री अमोनिया से आ रहा है। हमने सोचा क्यों ना कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया जिनसे दोनों फ्री हैं, इन दोनों को एक ऐसा कंपाउंड बनाया जाए इन दोनों को मिलाकर, ताकि हम इन दोनों को साथ में ऐड कर लें। ठीक है, ईजी रह जाएगा। तो हम ये करते हैं। मसला ये पेश आता है कि दोनों नॉन रिएक्टिव हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आर रिलेटिवली स्टेबल कंपाउंड्स। तो इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 2 ATP देने पड़ेंगे, 2 फॉस्फेट बॉन्ड्स टूटेंगे इधर। ठीक है, तो कितने फॉस्फेट बॉन्ड टूटे? 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूटे। तो 2 ATPs जो हैं वो हमारे पास ADP में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और जो फिर हमारा कंपाउंड बना उसका नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, अभी कार्बोमाइल फॉस्फेट को बनाने वाला एंजाइम का क्या नाम रखोगे? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज। ठीक है, साइड में हमने 1 लगा दिया, ये 1 में बाद में बताऊंगा कि 1 क्यों लगाए। सही है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया से कंपाउंड बना कार्बोमाइल फॉस्फेट, 2 ATP लगे, एंजाइम का नाम था कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज। अब एक कार्बोमाइल फॉस्फेट हमें एक अमाइनो एसिड में ट्रांसफ़र करवाना है ताकि हम यूरिया साइकिल में ले चलें उसे। ठीक है, उस अमाइनो एसिड का नाम है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन एक स्पेशल अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम में नहीं आता, उसका काम ही यूरिया साइकिल का करना है। और भी मेटाबॉलिक पाथवेज में अगर आ रहा हो तो सही है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस में उसका कोई काम नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उसका कोई कोडॉन ही नहीं होता। ठीक है, तब ऑर्निथीन में हमें ऐड करवाना है, हमें ट्रांसफ़र करवाना है कार्बोमाइल फॉस्फेट को, ताकि हम क्या बने? सिट्रुलिन। सिट्रुलिन इज़ ऑल्सो इन स्पेशल अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम में नहीं आता। तो एंजाइम का हम क्या रख रहे हैं? ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज, क्योंकि वो ट्रांसफ़र कर रहा है कार्बोमाइल फॉस्फेट को इनटू ऑर्निथीन, बना रहा है सिट्रुलिन। ये दोनों स्टेप जो थे, एक हमारा ये स्टेप 1, दूसरा ये स्टेप 2, ये दोनों साइटोसॉलिक है। ठीक है, कौन से दो स्टेप? कार्बोमाइल फॉस्फेट बनना और कार्बोमाइल फॉस्फेट का ऐड होना इनटू ऑर्निथीन टू फॉर्म सिट्रुलिन। ये दोनों स्टेप हमारे क्या हैं? साइटोसॉलिक। अब हम सिट्रुलिन को लेकर जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हम लेकर गए, हमारे अब 2 जो मेन कंपोनेंट्स थे हमें मिल चुके हैं यूरिया के। फाइनल क्या बच रहा है? एस्पार्टिक एसिड से अमीनो ग्रुप ऐड करवाना है, करवा लो। एस्पार्टिक एसिड से हमने अमीनो ग्रुप ऐड करवाना है, तो हमने एस्पार्टिक एसिड को ऐड करवा दिया इनटू सिट्रुलिन। हमने इस दफ़ा क्या यूज़ की? 1 ATP यूज़ की, लेकिन अभी भी हमने 2 फॉस्फेट बॉन्ड तोड़े। ठीक है, लास्ट टाइम हमने 2 ATP यूज़ की थी, उनके एक फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ा था तो ADP बने थे। यहाँ पर हम 1 ATP यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके उस 1 ATP के, इस पर ये ATP है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
इसमें से हम उसके 2 बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं, तो अब क्या बच गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सही है, तो ये किया हमने। अब एस्पार्टिक एसिड जब मैं ऐड करवा रहा हूँ इनटू सिट्रुलिन, तो एस्पार्टिक एसिड के 2 हिस्से हैं, किसी भी अमीनो एसिड के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है उसका कार्बन स्केलेटन, दूसरा होता है उसका अमीनो ग्रुप। हमें चाहिए था अमीनो ग्रुप, लेकिन ऑब्वियसली अगर एस्पार्टिक एसिड पूरा ऐड होगा तो उसका तो कार्बन स्केलेटन वो भी साथ में आएगा, तो हमें बाद में अलग भी करवाना पड़ेगा। जब हमने ऐड करवाया सिट्रुलिन के साथ एस्पार्टिक एसिड, तो हमारा कंपाउंड बना आर्जिनिनो सक्सिनेट। ठीक है, इसके 2 हिस्से हैं, एक आर्जिनिन वाला हिस्सा है, दूसरा इसका कार्बन स्केलेटन वाला हिस्सा, दैट इज सक्सिनेट। एंजाइम का नाम क्या रख सकते हो, आर्जिनिन सक्सिनेट सिंथेस। अब मुझे इसको तोड़ना है, आर्जिनिन सक्सिनेट को मुझे तोड़ना है, उसका कार्बन स्केलेटन वाला हिस्सा अलग करना है और आर्जिनिन वाला हिस्सा अलग करना है। तो मैंने एंजाइम का नाम क्या रखूँ, आर्जिनिन सक्सिनेट को तोड़ने वाला एंजाइम आर्जिनिन सक्सिनेट लाइस। जब मैंने अलग कर दिया उसको, तो एक उसका आर्जिनिन बन गया विच इज़ एन अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ठीक है, आर्जिनिन बन गया, दूसरा हमारा कार्बन स्केलेटन था वो अलग हो गया, फ्यूमरेट बन गया। सही है, अब ये जो आर्जिनिन है इसमें से अब मैं यूरिया निकाल सकता हूँ थ्रू द एंजाइम आर्जिनेस। बचेगा क्या फाइनली, ऑर्निथिन। तो एक पूरी साइकिल बन गई हमारी। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 3 आ गया, ये हमारा स्टेप 4 आ गया, फाइनली यूरिया का रिमूवल स्टेप 5 आ गया। सही, यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, सिट्रुलिन से एस्पार्टिक एसिड ऐड करवाया, आर्जिनिनो सक्सिनेट बनवाया थ्रू आर्जिनिन सक्सिनेट सिंथेस, फिर उसको तोड़ दिया आर्जिनिन सक्सिनेट लाइस के थ्रू, फ्यूमरेट अलग हो गया, आर्जिनिन अलग हो गया, आर्जिनिन से यूरिया एक्सट्रैक्ट करवा लिया थ्रू द एंजाइम आर्जिनेज, फाइनली बना हमारा ऑर्निथिन। राइट, अब हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करनी है अबाउट द यूरिया साइकिल के पार्ट से। सबसे पहली चीज़ मैं डिस्कस करूँगा वो है CPS1 का चक्कर। CPS1 हमने 1 क्यों डाला है इसके आगे। ठीक है, होता कुछ ये है कि हमारे पास 2 तरीके के CPS होते हैं, एक होता है CPS1, दूसरा होता है हमारा CPS2। इन दोनों एंजाइम से फ़र्क क्या है, दोनों एंजाइम से दोनों कार्बोमाइल फॉस्फेट को बनाते हैं, दोनों का नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस। एक है 1, एक है 2, तो फ़र्क क्या है दोनों में। CPS1 जो है वो हमारा यूरिया साइकिल में यूज़ होता है एंजाइम। CPS2 जो है वो हमारा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा, CPS1 जो है हमारा दैट इज़ इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। जो CPS2 है हमारा दैट इज़ इन द साइटोसॉल, तो ये साइटोसॉलिक है। तीसरी चीज़, जो CPS1 है उसके एक्टिवेशन के लिए हमें चाहिए N-एसिटाइल ग्लूटामेट। ठीक है, और CPS2 के लिए हमें नहीं चाहिए। सही है, तो N-एसिटाइल ग्लूटामेट CPS1 का एक्टिवेटर है। एक और एक्स्ट्रा चीज़ ये भी आ गई कि N-एसिटाइल ग्लूटामेट एक्टिवेटर है। सही है, उसके अलावा हमारे पास फाइनल डिफरेंस जो है दैट इज़, इसको जो अमाइन ग्रुप मिलता है वो अमोनिया से मिलता है, इसको जो अमाइन ग्रुप मिलता है वो ग्लूटामीन से मिलता है। ठीक है, ये 4 डिफरेंसेस हैं CPS1 और CPS2 के। फिर आ जाते हैं आगे की तरफ, हम आगे पूरा लेकर गए सिट्रुलिन वगैरह आ जा सकते हैं। फाइनली हम आर्जिनेस तक जब पहुँचे तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये सिर्फ साइकिल यूरिया साइकिल लिवर में होती है। इसका रीज़न अब क्या है, जितने भी एंजाइम्स हैं अप टिल हेयर हमने आर्जिनिन फॉर्म करवा दिया, सारे के सारे एंजाइम्स हर सेल में मौजूद होते हैं, आर्जिनिन तक हर सेल लेकर जा सकता है। ठीक है, आर्जिनिन से यूरिया एक्सट्रैक्ट करवाने वाला जो आर्जिनेज एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ लिवर में होता है। तो आर्जिनिन कोई भी बना सकता है, लेकिन आर्जिनिन से यूरिया एक्सट्रैक्ट करवाना, उससे यूरिया निकलवाना सिर्फ और सिर्फ लिवर का काम है, क्योंकि उसके पास आर्जिनेज एंजाइम है। ठीक है, ये बात आ गई। दूसरी टेक्निकली तीसरी, क्योंकि N-एसिटाइल ग्लूटामेट भी हमने डिस्कस किया। फाइनल जो हमें चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ ये जो हमने फ्यूमरेट अलग किया था, ये फ्यूमरेट जो है हमारा इट्स इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल। मैं इसको मिटा देता हूँ 2 सेकंड। अब ये जो इंटरमीडिएट है TCA साइकिल का, तो मैं इसको TCA साइकिल में अगर लेकर जाऊँ तो ये बनेगा सबसे पहले मैलेट, फिर ये बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट,
अब ऑक्सैलो एसीटेट के दो यूजेस हम कर सकते हैं, या तो हम इसको लेकर जाएं TCA में, ठीक है, या फिर हम इसको लेकर जाएं इनटू ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन और इसको कन्वर्ट कर दें इनटू एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन बन गई किसके बीच में, क्रेब्स साइकिल के बीच में और यूरिया साइकिल के बीच में। इस कनेक्शन का ही नाम है क्रेब्स बाइसाइकिल, ठीक है। इसके दूसरे भी नाम है लेकिन क्रेब्स बाइसाइकिल इज द इजीएस्ट टू रिमेंबर, ठीक है। तो क्रेब्स बाइसाइकिल है क्या, कनेक्शन ऑफ TCA साइकिल विथ यूरिया साइकिल थ्रू दी फ्यूमरेट टू मैलेटेस, ये पूरे स्टेप्स जो हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस की 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी अबाउट यूरिया साइकिल। राइट, अब हम रेगुलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं यूरिया साइकिल की। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। हमारा सबसे पहले रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है, वो है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। रेगुलेशन 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, एलोस्टेरिक एंड हार्मोनल। एलोस्टेरिक में हमारे पास एक ही है, N-एसिटाइल ग्लूटामेट। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो एक्टिवेटर था, तो उसकी तादाद अगर ज़्यादा होगी तो CPS1 की एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, सही है। दूसरे हार्मोन वाले साइड पे हमारे पास आ जाते हैं एक्टिवेटर्स में ग्लूकागॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाते हैं एंजाइम्स की, यूरिया साइकिल के एंजाइम्स की, ठीक है। और इनहिबिटर्स जो हैं हमारे वो इंसुलिन है, ग्लूकागॉन जो करेगा उसको रिवर्स इंसुलिन करवाएगा, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं चीज़ वो है यूरिया साइकिल में डिस्पोजल ऑफ यूरिया। यूरिया हमने बनवा तो लिया, अब उसको निकालेंगे कैसे। तो यूरिया लिवर में बन रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लिवर में बन सकता है। अब ये जो यूरिया है 2 जगह जा सकते हैं, या तो ये जाए थ्रू यूरिन पास आउट हो जाए, ठीक है, किडनीज के पास जाए, फिल्टर आउट हो जाए, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए, सही। या फिर ये जाए स्मॉल इंटेस्टिन में, स्मॉल इंटेस्टिन में जाएगा, इंटेस्टिन में क्रॉस करेगा। इंटेस्टिन्स में होता है बैक्टीरिया जिसके पास होता है एंजाइम नोन एज यूरिएज, तो वो यूरिया को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है इनटू इट्स फॉर्मर जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनवाए थे उसके, कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। फिर ये वापस से ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, फिर चले जाते हैं वापस से लिवर में, ठीक है। तो ये है यूरिया का डिस्पोजल। बिल्फर्स अगर ये वाला पाथवे जो है कट ऑफ हो जाए, लिवर सॉरी नॉट लिवर, किडनी का फेलियर हो जाए, रीनल फेलियर, और ये पाथवे कट ऑफ हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कहाँ जाएगा, इधर। तो यूरिया की लेवल्स ब्लड में बढ़ेंगी, हाइपर यूरिया होगा। सिर्फ यूरिया की बढ़ेंगी या फिर अमोनिया के भी लेवल बढ़ेगी, अमोनिया की भी लेवल बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्पोजल ऑफ यूरिया है। तो अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्लिनिकल्स रिलेटेड टू यूरिया साइकिल नोन एज हाइपर अमोनीमिया। हाइपर अमोनीमिया को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, एक है एक्वायर्ड, दूसरा है कंजेनाइटल, ठीक है। पहले एक्वायर्ड कर लेते हैं। एक्वायर्ड में हमारे पास 2 चीज़ें हैं मेन, एक है लिवर जो यूरिया बना रहा है और एक है किडनी जो यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किडनी में क्यों होता है, चलो खैर, ठीक है। अब एक्वायर्ड में क्या होगा कि लिवर फेलियर हो गया ड्यू टू हेपेटाइटिस, ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ सिरोसिस, ठीक है। अब यूरिया बन ही नहीं रहा तो अमोनिया के लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू कर देगी, ठीक है। सिमिलरली विद किडनी फेलियर, यूरिया अगर एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर एंजाइम है यूरिएस। यूरिएस क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है यूरिया को इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ब्रेक डाउन किया तो फिर क्या हो जाएगा, अमोनिया की लेवल हाई हो जाएगी, हाइपर यूरीमिया भी होगा, हाइपर अमोनीमिया भी होगा। कंजेनाइटल पर अगर हम आएँ तो कंजेनाइटल में हाइपर अमोनीमिया के जो डिफेक्ट्स आते हैं वो यूरिया साइकिल के एंजाइम्स के वजह से आते हैं। 5 एंजाइम्स हैं, हर किसी के साथ एक अपना डिफेक्ट है उसका। स्टार्टिंग में हमारे पास CPS1 है, तो उसके साथ हमारा आएगा हाइपर अमोनीमिया 1। उसमें क्या होगा कि अमोनिया टर्न ही नहीं हो रहा इनटू कार्बोमाइल फॉस्फेट, ठीक है, तो फिर अब अमोनिया फ्री घूम रहे, सही है। तो पहले क्या होगा, हाइपर अमोनीमिया 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बोमाइल फॉस्फेट ही नहीं बन रहा, CPS1 ही नहीं है। दूसरा है हमारा ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज, वो है, उसको हम कहते हैं हाइपर अमोनीमिया 2। उसमें क्या होगा कि सिट्रुलिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया फिर वो बाद में टूट भी जाएगा, तो फिर अमोनिया की फाइनली लेवल हाई होगी, सिट्रुलिन फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है।
इन दोनों के बारे में जो ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज है इट्स अ लॉट मोर कॉमन, लेकिन ये X-linked रिसेसिव है। CPS1 जो है हमारा हाइपरअमोनीमिया 1 वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद करें, इनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है या मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है और ये X-linked रिसेसिव है। ठीक है, फिर आ जाओ हमारे आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेस का। ये अगर एंजाइम नहीं है तो आर्जिनिन सक्सिनेट नहीं फॉर्म होगा फ्रॉम सिट्रोलिन। सिट्रोलिन की लेवल इंक्रीज होगी, बनेगा क्या, सिट्रोलिनीमिया। सिट्रोलिन की लेवल इंक्रीज हो रही है इन ब्लड, सिट्रोलिनीमिया। आर्जिनिन सक्सिनेट की लेवल अगर बढ़ जाए ड्यू टू द लैक ऑफ आर्जिनिन सक्सिनेट लाइज एंजाइम, आर्जिनिन सक्सिनेट लाइज नहीं है तो आर्जिनिन सक्सिनेट आर्जिनिन में नहीं बनेगा, तो क्या हमारे पास आएगा आर्जिनिन सक्सिनेट एसिडोरिया, यूरिन में पास हो रहा है आर्जिनिन सक्सिनेट। फिर आ गया फाइनली आर्जिनिन। आर्जिनेज अगर एंजाइम नहीं है हमारे पास तो आर्जिनिन की लेवल बढ़ेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्जिनीमिया। सही है, तो ये कंजेनाइटल इफेक्ट्स आ गए यूरिया साइकिल के। अब फाइनली हमें ये देखना है कि हाइपरअमोनीमिया जो है वो सिम्टम वाइज कैसे आएगी। होता कुछ नहीं है कि इसमें अब अमोनिया है तो अमोनिया की टॉक्सिसिटी होगी क्योंकि अमोनिया के लेवल्स हाई है। अब होती कैसे ये पहले देख लेते हैं। अमोनिया जो है वो क्रॉस करके चला जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, जब अमोनिया चला जाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके तो अमोनिया ब्रेन में आ गया। सही है, अमोनिया ब्रेन में आया, यहाँ पर हमारे पास पड़े हुए होते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो कि हैं TCA साइकिल के इंटरमीडिएट्स। अब ये जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट अमोनिया को देखेगा तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन का नाम होगा ट्रांसअमाइनेशन, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी ग्लूटामेट या फिर ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड बन गया। इससे क्या हुआ, अल्फा कीटो ग्लूटारेट की लेवल्स कम होती गई। ठीक है, जितना ज़्यादा अमोनिया उतना कम अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ग्लूटामिक एसिड की लेवल्स बढ़ती गई, ग्लूटामिक एसिड की लेवल्स भी बढ़ेंगी, आगे चल के और अमोनिया आ गया, ग्लूटामीन की लेवल भी बढ़ेगी। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से कम लेवल हुई तो TCA साइकिल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ATP सिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ATP सिंथेसिस कम होगी तो ब्रेन सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो हमें दिखेगा कैसे, स्लर्ड स्पीच नज़र आएगी, ट्रेमर्स नज़र आएंगे, विजन में मसला होगा, फाइनली वो कोमा में भी जा सकता है। तो हेपेटिक कोमा उसे हम कहते हैं। अगर लिवर किडनी की वजह से हो रहा है तो हम उसे हेपेटिक कोमा भी कहते हैं। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी भी उसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो होगा क्यों हुई है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट की लेवल कम होने की वजह से, जिसकी वजह से TCA साइकिल इफेक्ट हुई, जिसकी वजह से ATP की लेवल कम हुई। ATP कम हुई तो फिर कोमा में जा सकता है, स्लर्ड स्पीच है, विजन लॉस है। उसके अलावा जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है, जब ग्लूटामिन बनेगा तो ग्लूटामिन हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर भी बनाता है, दैट इज़ गाबा। ये गाबा भी फिर न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो फिर ये भी ब्रेन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, हाई लेवल्स ऑफ गाबा। इसके अलावा क्या होगा कि सिंस इतना सारा मसला क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफसेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफसेट होगा तो जो वाटर है वो ब्लड ब्रेन बैरियर तो क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन वो बढ़ जाएगा इन द CSF, क्योंकि वो क्रॉस कर सकता है, ब्लड CSF बैरियर क्रॉस कर सकता है। अब जब वो बढ़ेगा तो फिर अब हमारे पास क्या हो जाएगी, सेरिब्रल एडिमा हो जाएगी। ठीक है, तो अमोनिया टॉक्सिसिटी मेनली 3 चीज़ें कॉज करवा रही है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट की लेवल कम, जिसकी वजह से ATP वगैरह कम हुई। गाबा की लेवल बढ़ाएगी, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्टर्बेंसेस आएंगी। तीसरा, सेरिब्रल एडिमा ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सिम्टम्स 4-5 हैं, इससे ज़्यादा भी सिम्टम्स हैं लेकिन मैं लिखे सिर्फ ही हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर हाइपरअमोनीमिया।